आज हमारा 23rd एग्जाम्पल है। शो डैट द फंक्शन यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई इज़ हार्मोनिक एंड डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई एंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि हमें u कोई फंक्शन दिया हुआ है, दिखाना है कि ये u फंक्शन हार्मोनिक है। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक कब होता है? जब वो लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, u हमें फंक्शन दिया हुआ है ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई। लैप्लस इक्वेशन हमें पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। क्या होती है? कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर u इसे सेटिस्फाई कर जाता है, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी, कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी। इन दोनों का सम किया, वो भी क्या आ गया? 0। यानी u जो फंक्शन है वो लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस फंक्शन इज़ हार्मोनिक। हमारा फंक्शन कैसा हो गया? हार्मोनिक। अब हमें नेक्स्ट पार्ट, हमें डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v। मुझे v इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। पीछे हमने दो मेथड किए हैं, मिल्नर थॉमसन मेथड और एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, आप कोई भी यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ किया है, यू एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई था, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स फाइंड आउट किया, कर्ल यू बाय कर्ल वाई फाइंड आउट किया, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट किया, कर्ल यू बाय कर्ल वाई एट एक्स इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट किया, जिससे मुझे φ1 z0 और φ2 z0 मिल गई और हमने एफ जेड निकाल लिया। वही आ गया जो ये हमारा मिल्नर थॉमसन मेथड है। इसमें मेथड थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, या ये कह सकते हैं हमें एक और टेक्निक सिखाई गई है कि कंजुगेट फंक्शन निकालने की। ठीक है, क्या है ये फंक्शन? ठीक है, क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें यू एक्स वाई दे रखा है। अगर मुझे यू एक्स फंक्शन दे रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकाल सकती हूँ, कर्ल यू बाई कर्ल वाई फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन फंक्शन कैसा गिवन है? एनालिटिक। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स किसके इक्वल होता है? कर्ल वी बाई कर्ल वाई के, और कर्ल यू बाई कर्ल वाई इक्वल होता है माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स के। यानी जो मुझे ये कर्ल यू बाई कर्ल वाई मिला है ये कुछ और नहीं, बस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स ही है। यहाँ पर सी आर इक्वेशन का यूज़ किया, यानी कर्ल वी बाई कर्ल एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, v का कर्ल v बाई कर्ल एक्स मिला मुझे दिस। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगी, देखो v का 2 के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैं कर्ल v बाई कर्ल x निकाल सकती हूँ, कर्ल v बाई कर्ल y निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि v इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, v 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो मैंने, हमारे पास कर्ल u बाई कर्ल y था, उसको मैंने माइनस कर्ल v बाई कर्ल x के इक्वल रखा। इससे मुझे कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू पता लग गई, इससे मुझे कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू पता लग गई। यहाँ से मैंने v फंक्शन फाइंड आउट कर लिया इंटीग्रेट करके। अगर कर्ल v बाई कर्ल x को मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी dx के लिए, तो इधर v हो जाएगा, इधर साइन y तो कांस्टेंट फंक्शन है, e की x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही रहेगा, और प्लस c हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में सीखा है, अगर हम ये डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो कांस्टेंट उस वेरिएबल का ऐड करते हैं जिसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ 2 वेरिएबल हैं x एंड y, मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ तो y को कांस्टेंट ट्रीट कर रही हूँ, तो जो ये c ऐड होगा, जो कांस्टेंट फंक्शन ऐड होगा वो y का फंक्शन ऐड होगा। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में देखो कर्ल v बाई कर्ल x से मैंने इसको सोल्व किया है, तो अब इसका डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, कर्ल v बाई कर्ल y। कर्ल u बाई कर्ल y का यूज़ करते हुए मैंने कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू फाइंड आउट की, उससे मैंने कर्ल v बाई कर्ल y v निकाला, और v से मैं कर्ल v बाई कर्ल y निकाल रही हूँ। ठीक है, सी आर इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई, यहाँ से भी मेरा कर्ल v बाई कर्ल y मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से भी v को एक बार डिफ्रेंशिएट करके पार्शली मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करके कर्ल v बाई कर्ल y निकाल रही हूँ, और दोनों को हमने इक्वल रख दिया तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी, डैट इज़ 0। ठीक है, अगर फंक्शन यहाँ 0 हो गया तो मुझे v फंक्शन पता लग गया। v फंक्शन मेरा क्या है?
v जो मेरा फंक्शन है वो हो गया ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, और एफ जेड कोई भी फंक्शन हो वो u प्लस आयोटा v का फॉर्म में होता है। u हमें गिवन था, v मैंने लिखा, और इसे सोल्व करके ये लास्ट में ई रेज टू पावर जेड प्लस सी ही आ जाएगा। ठीक है, मिल्टन थॉमसन से करोगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड वेयर u इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें u गिवन है तो सीधी सी बात है, यहाँ से पोलर फॉर्म में मैं कर्ल u बाई कर्ल r निकाल सकती हूँ और कर्ल u बाई कर्ल थीटा निकाल सकती हूँ, लेकिन फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्ल u बाई कर्ल r से मुझे कर्ल v बाई कर्ल थीटा मिल गया, और कर्ल u बाई कर्ल थीटा से मुझे कर्ल v बाई कर्ल r मिल गया। कर्ल v बाई कर्ल थीटा की वैल्यू भी मुझे मिल गई, कर्ल v बाई कर्ल r की वैल्यू भी मुझे मिल गई। ठीक है, अब मैंने इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी, इधर v और कांस्टेंट किसका ऐड होगा, r का, क्योंकि मैं r को कांस्टेंट ट्रीट कर रही हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ ऑफ आर आया। v को से पार्शियल डेरिवेटिव करके v का इंटीग्रेट किसके पहले थीटा के रिस्पेक्ट में ये था डेरिवेटिव के फॉर्म में, मैंने इसे इंटीग्रेट किया थीटा के रिस्पेक्ट में। अब अगेन डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये एफ डैश आर आया, लेकिन कर्ल v बाई कर्ल r की वैल्यू तो यहाँ भी गिवन है CR इक्वेशन से, दोनों को इक्वल रखा तो मुझे एफ डैश आर मिल गया a बाई आर साइन थीटा। मुझे कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर कांस्टेंट एफ ऑफ आर है, तो मैंने अगेन एफ डैश आर को इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ आर, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, a साइन थीटा तो कांस्टेंट है, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r। ठीक है, प्लस c, यानी v मेरा मिल गया एफ ऑफ आर के इक्वल था और एफ ऑफ आर तो इसके इक्वल है, यानी मुझे पूरा फंक्शन u प्लस आयोटा v क्या होगा, u गिवन था और v हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, जो फंक्शन आपको गिवन है, जो पार्ट आपको गिवन है उसको उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, CR इक्वेशन का यूज़ करते हुए दूसरा वेरिएबल जो भी u गिवन है तो v के आ जाएगा, v गिवन है तो u आ जाएगा, और वहाँ से उसे इंटीग्रेट करके हम v फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन टू फील्ड एंड फ्लो प्रॉब्लम्स। सिर्फ यहाँ पर भी हमें लास्ट में वो बताता है कि जो फ्लो पैटर्न्स होते हैं वो फुली एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, जो फाई या फिर ये कहें जो रियल पार्ट होगा उसे हम, जो रियल पार्ट होगा फाई एक्स वाई, उसे हम वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे, और जो साई उसका इमेजनरी पार्ट होगा उसे हम स्ट्रीम लाइंस कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ थोड़ी सी टफ बना रखी है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इन अ 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन, यानी मुझे आयोटा इमेजनरी पार्ट गिवन है, साई गिवन है, और मुझे फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, मुझे फाई फंक्शन निकालना है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, एफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, फाई क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल, और साई क्या है, स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइंस। साई गिवन है, कर्ल साई बाई कर्ल एक्स निकाला, कर्ल साई बाई कर्ल वाई निकाला। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल वाई डी वाई। लेकिन फाई जब फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन से अकॉर्डिंग फाई बाई एक्स ये होगा कर्ल साई बाई कर्ल वाई डी एक्स माइनस कर्ल साई बाई कर्ल एक्स डी वाई। कर्ल साई बाई कर्ल वाई की वैल्यू भी मेरे पास है, कर्ल साई बाई कर्ल एक्स की वैल्यू भी मेरे पास है। ठीक है, दोनों को सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व किया, ये डेरिवेटिव की फॉर्म में ही हमने एक्सप्रेस कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो फाई फंक्शन भी निकल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे इस तरीके से फाई प्लस आयोटा साई के रूप में, तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, या मैकेनिक्स की सेंस में कहूँ तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल हमारा आज, इफ़ W इज इक्वल टू ए log z माइनस ए बाई जेड प्लस ए वेयर ए इज़ रियल, शो डेट लाइन U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कुछ भी है उसे हम K1 K2 ले सकते हैं, λ1 λ2 ले सकते हैं। फॉर्म 2 ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ ऑफ कोएक्सल सर्कल्स। ये जो लाइंस हैं ये ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ बन रही हैं कोएक्सल सर्कल्स की, यानी ये दोनों जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, हैंस शो डैट दिस फंक्शन may be used to represent a source and sink combination। हमें W क्या फंक्शन गिवन है,
ए log z माइनस ए बाय जेड प्लस ए। हमें पता है w क्या है, किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा वी के। पूरे चैप्टर में w को हम u प्लस आयोटा वी लेते हैं और z को x प्लस आयोटा y। तो u प्लस आयोटा वी इसके इक्वल हुआ, z की भी वैल्यू रख दी, x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए, इमेजनरी पीछे कर दिया। ठीक है, हमें पता है log m बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n के। ठीक है, उसके बाद नंबर थ्योरी में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, log ऑफ रियल पार्ट प्लस, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर log फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 log ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ठीक है, log ऑफ x माइनस ए प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इक्वल होगा, अगर मैं इसके लिए ये फंक्शन लिखूँ जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है x माइनस ए और बीटा की वैल्यू है y। ठीक है, तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी log 1/2 है वो बाहर a/2 बन गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी बाय दिस। ऐसे ही पीछे वाले के करेंगे तो इन्होंने सब दोनों का log पार्ट इकट्ठा लिखा, टेंजेंट इनवर्स वाला आयोटा पार्ट इकट्ठा लिख दिया और उसे कंपेयर कर दिया रियल और इमेजनरी पार्ट को। ठीक है, तो u इक्वल हो गया रियल पार्ट के, रियल पार्ट मेरा ये पूरा है, इसको log m माइनस log n को log m बाई n करके लिखा। ऐसे ही v पार्ट इक्वल हुआ a टेंजेंट इनवर्स v बाय दिस के। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो पहले 2/a उधर जाएगा तो ये 2u/a बन जाएगा और फिर log उधर जाएगा तो e की पावर e बन जाएगा, e रेज़ टू पावर 2u माइनस a हो जाएगा। पहले इस कांस्टेंट को लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा, आप log को डायरेक्ट नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर 2u/a की वैल्यू मुझे इतनी मिली, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट कर दी इसको बाय में 1 लिखकर, तो ये इसका होल स्क्वायर भी खोल लिया, साथ में इधर भी होल स्क्वायर खोल लिया, x वाले साथ में कर लिए, y वाले साथ में किए, a स्क्वायर वाले साथ में किए और 2ax वाले साथ में कर लिए। इन तीनों की ब्रैकेट में आप देखेंगे e रेज़ टू पावर 2u/a माइनस 1 है और इसमें 2u/a प्लस 1 है, तो इन तीनों से मैंने e रेज़ टू पावर 2u/a माइनस 1 कॉमन निकाल लिया और ये मेरा आ गया। ठीक है, इसमें हमने इस चीज़ को, इस पार्ट को लैम्डा पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x² प्लस y² प्लस a² प्लस 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, v/a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस, हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का। ठीक है, तो v/a इसके इक्वल आ गया, ये उधर जाएगा तो टेंजेंट v/a इक्वल हुआ दिस के। ठीक है, यानी x² प्लस y² माइनस a² क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ये उधर चला गया, ये इधर आएगा तो कोट v/a बन जाएगा, 1/टेंजेंट v/a क्या बन जाएगा, कोट v/a। हमने म्यू बोला इसको, ये दोनों इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ जो मुझे मिल रही हैं वो फैमिलीज हैं। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, जैसे ही म्यू की वैल्यू चेंज होगी, मुझे डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे, इसलिए इन्हें फैमिली ऑफ सर्कल्स बोला है विद सेंटर। इसका सेंटर माइनस लैम्डा और 0 होगा और इसका सेंटर देखो y में है ये, तो 0 और म्यू होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कोएक्सल सर्कल्स। कोएक्सल सर्कल्स के बारे में हमने सॉलिड ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन आपने कुछ बहुत ज़्यादा इसको याद नहीं, समझना नहीं है, सिर्फ ये हमारी इस तरीके की जो इक्वेशंस बनती हैं वो कोएक्सल सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और अगर ये ऑर्थोगोनल होती हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लिख कर आनी है।